am very excited to be here, and I have a privilege of working in energy sector for last 18 years in transformer industry and electric mobility. Presently, I am working with Servocon System Limited as an assistant general manager. Sustainable energy solution, the transformer are playing an essential role to enabling this shift. So before understanding about the transformer, I would like to take you some sweet memory. Like if we think about the past, एक टाइम था जब लाइट नहीं आया करती थी, मतलब बहुत कम समय की लाइट अवेलेबल होती थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, लोगों को वेट करना पड़ता था काफ़ी समय के लिए, और जो लाइट डिलीवर होती थी बेसिकली शिफ्ट वाइज होती थी, कहीं पे 2 घंटे आ रही है, कहीं पे 5 से लेकर 6 बजे तक आ रही है। तो उसकी वजह से क्या होता था कि लोग उसको यूज़ करने के लिए वेट करते थे। और अगर हम बात करें रूरल सिटी में या विलेजेस में, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जस्ट अ ड्रीम था, क्योंकि वहाँ पे उस समय टाइमली इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच पाती थी। रीज़न 2 ही थे बेसिकली। सबसे पहला, जनरेशन सिस्टम इतना ज़्यादा एडवांस और स्मार्ट नहीं था। दूसरा रीज़न ये था, कई बार हम लोगों को लगता है कि ट्रांसफार्मर वो प्रोडक्ट है जिसकी वजह से लाइट आती है, तो मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, ट्रांसफार्मर इज़ नॉट दैट प्रोडक्ट। वो इलेक्ट्रिसिटी को केवल ट्रांसफॉर्म करता है, और मे बी समटाइम अगर हम कंज्यूम कर भी लें तो जहाँ पे जनरेशन 5 मेगावाट 10 मेगावाट में हो रहा है, तो उतना सारा जनरेशन कंज्यूम कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना होता है कि हमें उस इलेक्ट्रिसिटी को ऐसी जगह पे शिफ्ट करना पड़ता है, ट्रांसमिट करना पड़ता है जहाँ पे वो फर्दर यूज़ हो पाए, या वी कैन से दैट वी कैन सेल इट। उसमें ट्रांसफार्मर किस तरीके से हेल्प करता है कि वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, जिसको हम बेसिकली आज की डेट में अगर बात करें सोलर और विंड में लग रहा है, उसको हम इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर या सोलर एप्लीकेशन कहते हैं। वो फंक्शन में क्या करेगा कि 800 वोल्ट या 600 वोल्ट या 400 जो भी सप्लाई जनरेट हो रही है, उसको 11 kV या 33 kV में कन्वर्ट करेगा। आफ्टर देन उस सप्लाई को आगे ट्रांसमिट किया जाएगा। टीम पे 11 kV की जो लाइन है वो एक एंड पॉइंट है जो कि कंज्यूम होता है, बट वो भी वहाँ पे होगा जहाँ पे बहुत हैवी टर्बाइन या ड्राइव्स लगी हैं, उनको ऑपरेट करने के लिए ही वो लगेगा। अदरवाइज अगर हम किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, किसी भी डोमेस्टिक या कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स की बात करें, वहाँ पे ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगेंगे जो कि 433 आउटपुट देने चाहिए। अब 433 का जो आउटपुट है वो फेस टू फेस है, लेकिन जितने होते हैं तो सिंगल फेस को लाने के लिए ट्रांसफार्मर क्या करता है, एक न्यूट्रल जनरेट करता है। तो जब हम R/B को फेस टू फेस लेंगे तो 433 वोल्ट मिलेगा, और जब हम फेस टू न्यूट्रल लेंगे तो हमें 433 के अकॉर्डिंग 250 मिलेगा। अगर 415 है तो वही 240 हो जाएगा, और अगर 400 वोल्ट है तो वो 230, राइट। और उसी समय आने में 2012 और 2013 आ गया था, मतलब इतना बड़ा गैप था। और जिस समय 2012, 13 और 14 में हम लोग एनर्जी एफिशिएंट और स्टार रेटिंग और BEE की बात कर रहे थे, तो ये जो BEE की स्टैंपिंग है, ये केवल 16, 63, 25 और 100 की 4 रेटिंग थी, इसको एज इट इज रखा। लेकिन 2500 kVA तक, 250 kVA से 2500 kVA तक, इसमें इन्होंने एनर्जी एफिशिएंट लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीनों कैटेगरी शामिल कर दी। थोड़ा सा लॉसेस में भी चेंजेस करा और थोड़ा सा टेम्परेचर में भी चेंजेस करा, बट इस IS के आने के बाद बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, इतना सारा जो ऑटोमेशन है, अरेंजमेंट है, इसके पीछे पावर जनरेशन तो है, बट अगर ट्रांसफार्मर नहीं होगा तो हम ये चीज़ें यूज़ नहीं कर पाएंगे। मतलब मीन टू से, अगर ट्रांसफार्मर नहीं है तो पावर जनरेशन तो हो सकता है, लेकिन अगर पावर जनरेशन हो रहा है और ट्रांसफार्मर नहीं है तो पावर जनरेशन किसी काम का नहीं है। वो सिर्फ जहाँ पे जनरेट होगा वहीं कंज्यूम होगा, हम उसको फर्दर कहीं पे यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ट्रांसफार्मर का बेसिकली यही रोल है कि मतलब हम लोग को जनरली अगर देखें तो पता नहीं चलता है, बट सच्चाई ये है कि आज का जितना भी ऑटोमेशन है, चाहे उसमें आपका IoT बेस्ड टेक्नोलॉजी हो गई, चाहे आपका स्मार्ट सेंसर बेस्ड हो गया, चाहे आपका AI ऑटोमेशन हो। Atlantis Tech India in the same mall. We are actually manufacturing the electrical insulation chemicals, which are mostly on the winding wires of transformers and motors. Okay. Now, I was halfway through your presentation, so I didn't hear the first part of it. So I had 2 questions. One is, when you're talking about energy efficient transformers, Yes. and a non-energy efficient transformer. Right. So what is the difference in the manufacturing when you say the internal composition Same of the internal transformer? construction, Yeah. right. What are the? I'm not asking to tell each and every detail, but like majorly what changes? What is are the major there in changes yeah, which yeah. making it energy efficient Yes. instead of normal transformer, Yes. right? Yes. Okay. Yes. Okay. That was my first question. Okay. And my second question was like when you talked about LEDs, like when government wanted to replace the existing CFLs with LEDs, LED. they introduced schemes like because the price of the LED initially was very high, as you would know, and the consumers were not ready to pay the extra money for that. So what the government did was they tried in exchange, like give back the CFLs, Yes, or yes. they also wanted to give it in return of the energy bills. Yes, definitely. So, is there any drive from the government to replace the energy efficient transformers in that fashion?
from the existing loss-making transformers. Okay. Is there any initiative like that, brother? I had these two questions. ओके, एक्चुअली जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर हमारे अभी तक बन रहे थे एज पर IS 2026, जब उसको एनर्जी एफिशिएंट से रिप्लेस किया गया तो मेजर जो अभी हम IS की बात कर रहे थे उसमें मेजर दो चेंजेस थे। सबसे पहला उन्होंने लॉसेस को डिफाइन करा जिसमें कि 50% और 100% लॉसेस को फिक्स कर दिया गया। देखिए जनरली क्या होता है कि लॉसेस बेसिकली क्या है, जो कंजम्पशन है ट्रांसफार्मर का वो बेसिकली उसमें लगने वाले कोर CRGO एंड कॉपर में जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है दैट इज़ द कंजम्पशन। इफ़ वी अंडरस्टैंड इट इन अ सिंपल लैंग्वेज, अगर हम एक कंड्यूट लेते हैं प्लास्टिक का PVC कंड्यूट और हम उसमें एक तरफ से 1 लीटर पानी डालते हैं और 10 मीटर बाद हम उसी पानी को 1 लीटर वाले बीकर में रखते हैं तो वो घट करके कम हो जाएगा। तो जो बीच में लॉस हुआ दैट इज़ द लॉस। अब वहाँ पे वाटर का लॉस हुआ, लेकिन जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो वही इलेक्ट्रिसिटी जो लॉस होता है दैट इज़ द लॉसेज। सेम चीज़ CRGO में भी है, क्योंकि CRGO में भी अपना सरफेस एरिया होता है। जब उसके ऊपर करंट, हालांकि CRGO से कोई भी करंट डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता है ट्रांसफार्मर में, क्योंकि ट्रांसफार्मर में बहुत सारे लोगों का शायद ये मतलब एक कन्फ्यूजन होगा कि जब हम इनपुट लगाते हैं तो मे बी आउटपुट आपस में कनेक्टेड होता होगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग कभी भी आपस में कनेक्ट नहीं होती है। दैट मीन टू से कि वो सीरीज़ में नहीं जुड़ी होती है और इसीलिए वहाँ पे वेक्टर ग्रुप बनता है जिसको हम लोग स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, स्टार स्टार, ओपन वाइंडिंग, बहुत सारे जो एज पर IS या एज पर डिमांड वेक्टर ग्रुप है उसको हम लोग समझते हैं, राइट। तो अब ट्रांसफार्मर में क्या है कि पहले कोई डेफिनेशन नहीं थी। डेफिनेशन इन द सेंस कि जो पैरामीटर्स ट्रांसफार्मर के प्राइस को वेरी करते थे उस पर कोई गवर्नमेंट का होल्ड नहीं था, जिसके चलते मैन्युफैक्चरर अपने हिसाब से उसका टेम्परेचर मेंटेन करता था और अपने हिसाब से लॉसेस कंसिडर करता था। अब उसमें होता क्या था, मार्केट में अगर थोड़ा सा देखेंगे तो जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं जैसे BHEL हो गया या जो बड़ी इंडस्ट्री हैं, इनके यहाँ पे जो बड़े ट्रांसफार्मर लगते हैं 50 MVA 100 MVA, ये जिस समय पे रिप्लेस होते हैं या ख़राब होते हैं तो ये स्क्रैप में इनका ऑक्शन होता है। और जब ये ऑक्शन होता है तो इसको बहुत सारी जयपुर में बेसिकली गढ़ माना जाता है इस चीज़ का, तो वहाँ पे जो सेकेंड हैंड ट्रांसफार्मर है वो ख़रीद लिए जाते हैं। अब जो सेकेंड हैंड ट्रांसफार्मर है उसमें जो कोर लग रही है उसका जो सरफेस एरिया है वो बड़ा होता है। अब ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि कोर सैचुरेट हो जाती है तो एज इट इज़ कोर को सेम कैपेसिटी में यूज़ नहीं किया जाता है, फिर उस कोर को दोबारा से कटिंग करके छोटी ट्रांसफार्मर के लिए सूटेबल बनाया जाता है। जैसे अभी अगर हम देखेंगे तो पीछे जब से एनर्जी एफिशिएंट आया है तब से पावर ग्रिड ने कोर के ऊपर होल्ड कर दिया है कि आप CRGO वहीं से लेंगे जो पावर ग्रिड में अप्रूव वेंडर हैं। ओनली द रीज़न क्योंकि मार्केट में रस्टी ऑयली कोर बहुत ज़्यादा थी, और अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें प्राइस में तो रस्टी कोर आपको 80 रुपये 85 रुपये से 95 रुपये kg मिलती थी, और जो एक्चुअली में प्राइम की कोर होती है जिसको हम लोग M4 M3 ग्रेड में बोलते हैं या M5 ग्रेड में बोलते हैं, 2-3 जिसका साइज़ आपका 0.23 में आता है या 2.7 में आता है, ये कोर मार्केट में उस समय पे, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ 2014-15 की, उस समय पे ये कोर मार्केट में 130 रुपये 140 रुपये 150 रुपये kg आती थी। तो जो पर kg का डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा है, और एक ट्रांसफार्मर में उसकी कॉस्ट को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा अगर कुछ है तो पहले नंबर पे कोर है और कॉपर है, उसके बाद उसमें ऑयल है, उसके अलावा जो भी चीज़ है वो सब लोहे के भाव है। तेल की कीमत उस समय 60-70 रुपये लीटर हुआ करती थी कॉस्टिंग वाइज अगर हम जाएंगे, और बाकी सारी फिटिंग्स हैं, और उसमें MS स्टील है जो कि वही 40-45-50-60 रुपये kg में आती थी। अब यहाँ पे देखिए एनर्जी एफिशिएंट में क्या चेंजेस आए मेजर वो समझते हैं। पहले ट्रांसफार्मर जो 2026 में बनते थे उसमें ट्रांसफार्मर का जो टेम्परेचर था, ऑयल का टेम्परेचर 50 रहता था, वाइंडिंग का 55 रहता था। मतलब उसकी लिमिट थी कि जब ट्रांसफार्मर 100% लोड पे ऑपरेट होगा तो उसकी वाइंडिंग का जो टेम्परेचर है एम्बिएंट टेम्परेचर के बाद 50 डिग्री इंक्रीज़ होगा ऑयल का और 55 होगा वाइंडिंग का। मीन टू से कि अगर ट्रांसफार्मर इन ऑपरेशन है तो जब आप उसका टेम्परेचर चेक करेंगे तो ऑयल का टेम्परेचर 100 डिग्री आएगा और वाइंडिंग का 105 आएगा। दैट इज़ द लिमिट एज पर IS इन दैट टाइम, जिस समय पे 2026 में हम बात करें। लॉसेज पे कोई लिमिट नहीं थी, जिसको जो मना है लॉसेज तो बस प्राइस मैच होना चाहिए। जिस समय एनर्जी एफिशिएंट का कॉन्सेप्ट आया तो इन्होंने सबसे पहले क्या करा कि अप टू 200 kVA तक जो टेम्परेचर है वो 35 से 40 के बीच होल्ड कर दिया, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। और जो टेम्परेचर 200 से ऊपर मतलब 250 से 2500 kVA का है वो 40 से 45 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए। मतलब दोनों में ही 10-10 डिग्री टेम्परेचर का उन्होंने फ़र्क करा। अब जनरली क्या है, टेम्परेचर कैसे कम होगा, जब हम वाइंडिंग बढ़ा देंगे, राइट। क्योंकि देखिए एक चीज़ और समझते हैं, अगर हम एक केबल लगा है जिसमें हम जनरली 4 एम्पियर या 6 एम्पियर का लोड डाल रहे हैं, वो केबल सही से काम करेगा जो घरों में डोमेस्टिक लगे होते हैं। लेकिन अगर हम उसी पे 16 एम्पियर चला दें तो एकदम से नहीं चलेगा, वो धीरे धीरे हीट होगा, फिर उसका इंसुलेशन ख़राब होगा, और हम सीधे 25-30 एम्पियर डाल दें तो बीच से ब्रेक हो जाएगा।
तो ट्रांसफार्मर में भी यही चीज़ थी कि उसको अंडर कैपेसिटी अगर आप करेंगे, मान लीजिए 1000 केवीए का है, हमने उसे 800 केवीए बना दिया, तो अब उसमें जब 800 केवीए से ऊपर की सप्लाई जाएगी तो वो हीट करेगा तो उसका टेम्परेचर 50 को पार करेगा। अब क्योंकि IS में 50 की लिमिट ऑलरेडी थी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन जब टेम्परेचर को मेंटेन करने की बात आई तो सबसे पहले ये हुआ कि अब हम उतना मटेरियल उसमें एटलीस्ट लगाएं कि जब 100% लोड चले तो जो टेम्परेचर है वो 40 और 45 को क्रॉस ना करे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या किया गया, कोर बढ़ाई गई, सबसे पहले कंडक्टर को बढ़ाया गया। अब जब हम कंडक्टर को बढ़ाएंगे तो क्योंकि कंडक्टर कोर के ऊपर प्लांट किया जाता है तो कोर का एरिया बढ़ गया, और जब कोर और कंडक्टर का एरिया बढ़ा तो उसके बीच में एज पर IS जो गैपिंग्स रहती है, चाहे वो डक्ट की हो गई, चाहे वो विंडो हाइट हो गई, चाहे जो भी डिस्टेंस उसका mm में गैप रहता है वो बढ़ा, और जब वो सारा गैप बढ़ा तो जो कोर कॉइल असेंबली थी वो बड़ी हो गई, जिसके बाद हमें टैंक का साइज़ बढ़ाना पड़ा, और टैंक का साइज़ बढ़ा तो ऑयल की कैपेसिटी बढ़ी ताकि ऑयल के टेम्परेचर को भी कम किया जा सके। तो बेसिकली मटेरियल वही रहा, बस केवल उसके डिज़ाइन को एक्सपेंड किया गया, जिसके चलते लॉसेज ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गए। अब यहाँ पे भी लॉसेज में भी एक और चीज़ है कि लॉसेज जो IS में है वो 50% और 100% पे दिए गए हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप 100% लॉसेज को मीट आउट करें, अगर 50% विद इन लिमिट है तो 100% ऑटोमेटिकली मीट आउट हो जाता है। तो बेसिकली जो चैलेंज है वो ये है कि 50% लॉसेज को एज़ पर IS मीट आउट होना ज़रूरी है। तो ये बेसिकली चेंजेस था, और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चेंजेस था, कंडक्टर वही रहा सर, जो कॉपर है या एल्युमिनियम है वो वही रहा, उस पर इंसुलेशन चाहे सुपर इनेमल का हो, चाहे DPC का हो, चाहे TPC का हो, वो सारा वही रहा। सारा खेल CRGO का था। आज की डेट में मार्केट में CRGO जो सेकंड हैंड आती थी वो बैन है, क्योंकि अगर वो लगाएंगे तो दो चीज़ें नुकसान होगी, सबसे पहले नो लोड लॉस बढ़ेगा, और दूसरा पावर फैक्टर मेंटेन नहीं होगा, और तीसरा ट्रांसफार्मर में बहुत ज़्यादा हार्मोनिक साउंड आएगी जिस समय वो चलेगा, क्योंकि रेस्टिंग कोर के बीच में गैप आ जाता है, क्योंकि ऑयल से वो ऑलरेडी डिप होती है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली मेजर चेंजेस थे। आज की डेट में मार्केट में सारा का सारा फ्रेश कोर अवेलेबल है, और जब कोर चेंज हो रही है उसी हिसाब से कंडक्टर में कोई विशेष चेंजेस नहीं है, बस कंडक्टर का एरिया और उसका साइज़ और उसकी क्वांटिटी बढ़ी है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफार्मर में चेंज आया, इसी वजह से उसकी कॉस्टिंग बढ़ी और इसी वजह से उसका कंजम्पशन और उसके लॉसेस कम हो पाए, क्योंकि बड़ी रेटिंग में ये चीज़ें पहले से चल रही थी, छोटी रेटिंग में इंडस्ट्रियल में किसी को इतनी जानकारी रहती नहीं है, तो वहाँ पे ये मैनिपुलेशन चल रहे थे। अगर इन शॉर्ट में हम ओपनली आपसे कहें तो दैट इज मैनिपुलेशन। अब जैसे कि सर का दूसरा क्वेश्चन था कि LED वाला, तो देखिए सर क्या है कि हमने जो अभी पास्ट की बात करी वो हमने काफ़ी पुरानी बात करी। उस टाइम पे क्या होता था कि जैसे अभी हम यहाँ पर हैं तो आज की डेट में 10 रुपये जो है 1 रुपये के बराबर है, किसी का 10 रुपये गिर जाए तो उसे दर्द नहीं होता है। एक टाइम था कि 1 रुपया भी गिरे तो लोग उठा लिया करते थे, तो उस समय पे जो 10 रुपये का बल्ब था वो मैटर करता था, और जो LED लाइट या CFL है ये कॉस्टली लगती थी। आज की डेट में जो CFL है ये सॉरी जो LED लाइट है ये 25 रुपीज़ से अवेलेबल है, जो मार्केट में रिफर्बिश होकर बिक रही है। तो कोई भी आज सारे घरों में CFL लगी है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम 100 वाट का बल्ब लगाएंगे सस्ते के चक्कर में तो जो हम मंथली बिल दे रहे हैं वो उससे ज़्यादा दे देंगे। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, CFL में वो ऑटोमेटिक आ गए। गवर्नमेंट ने जिस तरीके से पॉलिसी चलाई थी कि बल्ब लेकर के वो CFL दे रहे थे, तो वो पॉलिसी बेसिकली क्या थी कि वो चली ज़रूर, लेकिन उसका फ़ायदा हर आदमी को नहीं पहुँच पाया, क्योंकि आपको पता है कि जब स्कीम आती है तो उसके लिए स्पेसिफिक लोग अलॉट होते हैं, और ग्राउंड लेवल तक उसका सही में पूछे तो फ़ायदा नहीं पहुँचता है, राइट। अब यहाँ पे सर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए ट्रांसफार्मर जो है ये कैपिटल गुड्स है, और जो LED बल्ब है या जो CFL है या लाइट्स वगैरह है ये कैपिटल गुड्स नहीं है, ये कंज्यूमिंग गुड्स है। तो कैपिटल गुड्स जो होता है उसमें गवर्नमेंट स्कीम नहीं सब्सिडी दे सकती है। जैसे कि घरों में रूफटॉप सोलर लगा रहे हैं, इसमें सब्सिडी है, राइट, बट कोई स्कीम नहीं है कि आपके पास अगर कोई पुराना इन्वर्टर या जनरेटर रखा हो आप दीजिए हम एक्सचेंज कर देंगे, क्योंकि ये कैपिटल गुड्स में आ रहा है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर के केस में क्या है, यहाँ पे एक और मेजर चीज़ है कि किसी के यहाँ 100 kVA का ट्रांसफार्मर लगा है, किसी के यहाँ 1000 का लगा है, और किसी के यहाँ 4000 kVA का लगा है। कॉस्ट वाइज अगर हम जाएंगे तो किसी के यहाँ 1 से 1.5 लाख का लगा है, किसी के यहाँ 70 से 80 लाख का लगा है। तो गवर्नमेंट उसको अपनी तरफ से एक्सचेंज नहीं कर सकती। उन्होंने क्या करा, उन्होंने दो चीज़ों को करा। सबसे पहला, अगर कोई नया ट्रांसफार्मर खरीद रहा है तो उसको एनर्जी एफिशिएंटली लेना है, ये उन्होंने मैंडेटरी कर दिया। और अगर किसी के यहाँ पुराना लगा हुआ है तो वो चल रहा है, उसे उन्होंने हटाने के लिए उनको पुश नहीं किया। लेकिन अगर वो ख़राब हो रहा है तो उसे रिपेयर नहीं कराना है, उसको आपने एक्सचेंज ही करना है, ये रिकमेंडेशन थी। हालांकि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर, बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी भी रहीं जिन्होंने इस बात को समझा और उन्होंने अपने पुराने ट्रांसफार्मर को हटा के एनर्जी एफिशिएंट में खुद को मोल्ड कर लिया, क्योंकि उनका कैपिटलाइज गुड है। तो उन्होंने निकाला कि 10 से 15 साल का अगर मेरा कंजम्पशन हर मंथ सेव हो रहा है, पर डे के हिसाब से सेविंग आ रही है, तो मेरी जो रनिंग कॉस्ट है और जो मेरी सेविंग्स है वो उसको मीट आउट कर रही है, तो उन्होंने खुद ही बदल दिया। तो बेसिकली यही चीज़ है जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इसमें सिर्फ उन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया, बट उन्होंने इसमें कोई चेंजेस करने का ऐसा कोई स्कीम नहीं चलाई कि एनर्जी एफिशिएंट आप पुराना ट्रांसफार्मर लाइए, हम एनर्जी एफिशिएंट लेंगे, ऐसा नहीं चलाया उन्होंने। उन्होंने सिर्फ मैन्युफैक्चर के ऊपर करा कि आप नॉर्मल ट्रांसफार्मर नहीं बनाएंगे,
आप सिर्फ एनर्जी एफिशिएंट बनाएंगे, और जब एनर्जी एफिशिएंट बनेगा तो एनर्जी एफिशिएंट ही बिकेगा। यस। My question is कि जैसे आपने एनर्जी एफिशिएंट की बात बोली, लॉसेस आर स्टिल देयर, तो क्या अभी R&D और चल रही है और लॉसेस कम हो सकते हैं? कैन वी कम टू जीरो एज वेल? इज इट पॉसिबल? देखिए, यह पॉइंट हमने छोड़ दिया था। इसका रीज़न ये था कि एक्चुअली जो IAS है ये बहुत कंफ्यूजिंग है, और इजीली हमें समझने के लिए एक बार IAS पढ़ना ज़रूरी है। बट फिर भी आपने क्वेश्चन करा है तो मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। देखिए, अभी जो लेटेस्ट अमेंडमेंट 4 है, जो हम लोग अमेंडमेंट 4 के नाम से जानते हैं, जो मार्च 2021 में हुआ है, इसमें 2 IAS रिवाइज हुए हैं। एक है IAS 1180 पार्ट 1, जिसमें कि पार्ट 2 को जो है संशोधित कर दिया गया, मतलब एड ऑन कर दिया गया है, और एक है पार्ट 3, जिसमें हमने ईस्टर ऑयल और सिंथेटिक ऑयल को भी ऐड करा है और टेम्परेचर भी चेंज करा है। ठीक है, दो ये अमेंडमेंट एक साथ हुए हैं। अब उसमें क्या इंडिकेट करता था 4 स्टार को, और लेवल 3 करता था 5 स्टार को। तो यहाँ पे स्टार और लेवल के बीच में कॉम्बिनेशन नहीं था, मतलब अगर लेवल 1 है तो वो 3 स्टार है, मतलब वहाँ पे काउंट 1 है, एक तरफ 3 है। तो इसको खत्म करने के लिए जो अमेंडमेंट 4 है इसमें खत्म कर दिया। अब क्या है कि लेवल 1 ही 1 स्टार है, लेवल 2 ही 2 स्टार है, लेवल 3 3 स्टार है, और लेवल 4 4 स्टार है, लेवल 5 5 स्टार है। मतलब स्टार और लेवल के बीच का जो गैप था वो आज की डेट में खत्म हो चुका है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपने पूछा, देखिए, एनर्जी एफिशिएंट जो पहले लेवल 1 था वो आज की डेट में डिसकंटिन्यू हो गया। ठीक है, जो एनर्जी एफिशिएंट लेवल 2 था उसको इन्होंने 1 कर दिया, 3 को 2 कर दिया। अब 1 और 2 तो आ गया, लेकिन इसके बाद 3 और बच रहे हैं, 3 4 5। तो अब हम पहले बात करते हैं 3 की, फिर 4 की, फिर 5 की करेंगे, क्योंकि 1 और 2 तो पहले से बन रहा था, क्लियर है। तो सबसे पहले जब आप IAS में जाके देखेंगे तो मैं 1000 का फिर अगेन एग्जाम्पल लूँगा। 1000 KVA में पहले लेवल 1 में जो लॉसेस था वो 100% लोड पे 9 किलोवाट होता था। जो लेवल 2 पे आया तो वो हुआ 7.7 किलोवाट, लेकिन जब वो लेवल 3 पे आया तो वो 7.7 वाला ये चल रहा है। तो आज की डेट में मार्केट में जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, गवर्नमेंट ने तो लॉसेस कम से कम पब्लिश कर दिए, लेकिन अब जो मैन्युफैक्चरर हैं उनकी क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या वो बना भी पा रहे हैं? जो मैंने अभी आपसे बोला था कि जब हम कोई चीज़ लॉन्च करते हैं तो ग्राउंड लेवल पे वो उतनी ही नीडी है कि नहीं है, वो समझना ज़रूरी है। तो अब वो यहाँ पे लिंक हो जाएगी। आज की डेट में क्या है, हम लोग अभी जैसे हम बात करें ABB, सीमेंस, स्नाइडर, क्रॉम्पटन, ये सब बड़े प्लेयर हैं, हम लोग इनसे बहुत छोटे हैं, अभी लाइन में है वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो हो क्या रहा है कि आज की डेट में ये लोग भी जो बना रहे हैं, ये लोग केवल लेटेस्ट लेवल 1 और लेटेस्ट लेवल 2 बना रहे हैं, ये लोग भी लेटेस्ट लेवल 3 नहीं बना रहे हैं, जो आज का लेवल 3 है। और लेवल 4 और लेवल 5 तो भूल जाइए। इसके पीछे का रीज़न बेसिकली क्या है कि मान लीजिए, जस्ट एक एग्जाम्पल, आज की डेट में अगर 1000 KVA का ट्रांसफार्मर एनर्जी एफिशिएंट में 15 लाख रुपये कॉस्ट कर रहा है लेवल 2 का, जो कि आज की डेट का लेवल 1 है, तो जब आप उसका एक लेवल अप करेंगे तो मुश्किल से 1 से 1.5 या 2 लाख रुपये बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही आप आज की डेट का नया लेवल 3 लेंगे तो वो कॉस्टिंग चली जाएगी 22 से 23 लाख। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि कस्टमर को लॉसेस में जो फ़ायदा मिल रहा है वो तो मिल रहा है 100 200 500 वाट में, लेकिन जो उसकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जा रही है कि वो उस पर जाना नहीं चाह रहा है। पहला रीज़न। दूसरा रीज़न क्या है कि BIS में अगर वो सर्टिफाइड नहीं है तो वो एनर्जी एफिशिएंट की गाइडलाइन में आएगा नहीं। अब BIS में सर्टिफाई कराने के लिए पहले आपको एक ट्रांसफॉर्म बनवाना पड़ेगा, उसकी टाइप टेस्टिंग होगी, फिर वो टाइप टेस्टिंग 6 महीने का टाइम लेगी, क्योंकि टाइप टेस्ट CPRI और IRDA में ही होता है। तो वहाँ पे क्या है, जो टाइम टेन्योर है वो इतना ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट मैन्युफैक्चरर के लिए भी और एंड यूज़र के लिए भी इतनी ज़्यादा है कि कोई भी आज की डेट में लेटेस्ट लेवल 3 नहीं ले रहा है। वो प्राइस ज़रूर ले रहा है, लेकिन लेटेस्ट लेवल 3 ले नहीं रहा है। अब हम आते हैं लेवल 4 और लेवल 5 के बारे में। तो अगर लेवल 4 बनाना है तो वो आपका, जैसे अभी जो ट्रांसफॉर्मर बनते हैं ये EI कोर पे बनते हैं, जिसको हम बनाना है लेवल 4, तो आपको एमार्फस कोर पे जाना पड़ेगा। ये इस वाली कोर पे पॉसिबल नहीं है, वो लॉसेस अचीव नहीं होगा। और अगर हम बात करें लेवल 5 की, तो वो आज की डेट में असंभव है, कोई भी नहीं बना रहा है, ना इंडिया में ना इंडिया के बाहर, क्योंकि वो अचीवेबल नहीं है। लॉसेस वो टेबल ज़रूर आ गई है, बट प्रैक्टिकली वो एज पर डिज़ाइनर वो संभव ही नहीं है, तो वो कोई बना नहीं रहा है। तो ये बेसिकली है। चीज़ से हम कंजम्पशन 100% नहीं हटा सकते। आज की डेट में अगर हम 1000 की भी बात करें तो 0.6% रह गया है ना। अब 6% से भी नीचे क्या जाएगा? और मान लीजिए अगर वो 0.6% से होके 5% भी चला गया, 0.5%, तो अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा कि गवर्नमेंट जो लॉसेस कहती है वो क्या कहती है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आप एक शोरूम से गाड़ी लेके आए, उसने कहा कि जी इसका एवरेज 80 है, लेकिन रोड पे आप देख रहे हो तो 40-50 आ रहा है। आप वहाँ लेके गए, उसने फिर से एक प्लेटफॉर्म बनाया, उस पर लगा के आपको 80 की जगह 85 दिखा दिया। ऐसा क्यों हुआ उसको समझते हैं। ट्रांसफार्मर में जब लिखा होता है लॉसेस तो उसमें 2-3 कंडीशन यूज़ होती हैं, जैसे कि 100% रेटेड करंट, डिज़ाइन टेम्परेचर और जो फ्रीक्वेंसी है रेटेड फ्रीक्वेंसी। अब रेटेड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 50 होती है। रेटेड करंट क्या होता है? जो उसका फ्लो हो रहा है, मतलब 11 kV पे 433 पे जो करंट बन रहा है, दैट इज़ रेटेड करंट। और डिज़ाइन टेम्परेचर क्या होता है? 75 डिग्री।
अब इन सबको अगर आप सम अप करें तो जिस जगह पे ट्रांसफार्मर यूज़ हो रहा है, क्या उस पर 100% लोड कांस्टेंट चल रहा है? नहीं चल रहा है। क्या उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है? नहीं है। क्या उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है? नहीं है। जब ये चीज़ें वेरी करें तो लॉसेज अपने आप वेरी कर जाएगा। तो अल्टीमेट क्या है कि आज अगर किसी ने मान लीजिए 500 वॉट बचाने के लिए एक अप एनर्जी एफिशिएंट लेवल लगा लिया, तो एक्चुअली में वो ग्राउंड लेवल पे उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि वो सेविंग आ रही है कि नहीं, क्योंकि वो कभी भी कांस्टेंट नहीं चला पाएगा। उसका लोड भी वेरी करेगा। उसके यहाँ VFD या जो आपकी इंडक्टिव लोड की डिवाइसेस लगी हैं वो भी ऑपरेट होंगी, है ना। और उसके यहाँ जो लोड है वो भी कभी जर्क लोड आएगा, कभी इंडक्टिव लोड आएगा, कभी कुछ प्लांट बंद है, कुछ मशीन स्टार्ट है। तो जब ये वेरिएशन रहेगा ना, तो इसमें जो 1 से 2 किलोवाट का लॉसेज है बड़े केस में वो आप अरेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से क्या है कि एक लिमिट के बाद वो चीज़ चाह कर भी नहीं आ पाएगी ग्राउंड लेवल पे। हम सोलर एनर्जी यूज कर रहे हैं, लाइक 5 किलोवाट की जरूरत है, बट लेट अस अज्यूम कंजप्शन सिर्फ 2 किलोवाट का हो रहा है, राइट। और आपके पास एक ही स्टेप बचता है कि आप उसको एज अ बैटरी में स्टोर कर लेंगे, मीनिंग दैट यू कैन यूज फॉर नाइट। बट आपने बोला इसका बेटर कंजप्शन हो सकता है, तो व्हाट कैन बी द बेटर यूज? बिकॉज डोमेस्टिक मैं अपने घर पे ही कर सकता हूँ, राइट। आई कैन नॉट गिव इट टू माय नेबर, राइट। तो फिर कैसे बेटर, मतलब यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का रोल तो आएगा नहीं। इसमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन का रोल नहीं आया। यहाँ पे क्या हुआ, हमने अपने लिए ही बनाई और खुद ही कंज्यूम कर ली। तो इसमें क्या हुआ कि हमारा अपना विकास तो हुआ, लेकिन वो विकास इको फ्रेंडली या ग्लोबली नहीं हो पाया। हाँ, उसमें देखिए, उसमें सर क्या है, 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले अगर बैटरी, क्योंकि देखिए बैटरी कॉस्ट ज़्यादा होती है, स्पेस भी घेरती है। अगर आपको ज़्यादा पावर सेव करनी है तो आपको एक बड़ा स्पेस चाहिए जहाँ पे आप बैटरी रख पाएँ, ठीक है। बैटरी में एसिड होता है, वो एक अलग बात है। आज के टाइम में बहुत सारी एडवांस टाइप की बैटरी आ रही है, बट एसिड होता है, उसको कोई डिनाइड नहीं कर सकता। तो रिस्क तो है वहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर उसी चीज़ को हम इस तरीके से जनरेट करें, जिसको हम ऑन ग्रिड कहते हैं या हाइब्रिड भी कहते हैं, उसमें क्या होता है कि जितना भी एक्सेस जनरेशन है वो हम गवर्नमेंट को वापस कर देते हैं। अब जब वो एक्सेस जनरेशन गवर्नमेंट में वापस जाता है तो वो उसको फर्दर किसी को दे पाते हैं जहाँ पे उसका यूज़ है। तो मान लीजिए आपके यहाँ पे स्पेस है, आपके पास, आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और आपका कंजम्पशन सिर्फ 5 किलोवाट का है, लेकिन आपने सेटअप 20 किलोवाट का इंस्टॉल करा लिया। तो क्या है कि हर महीने मतलब कंजम्पशन के हिसाब से आप 10 से 12-15 किलोवाट आगे दे रहे हैं। तो दैट इज़ योर कंट्रीब्यूशन इन दैट डेवलपमेंट ग्लोबली। अदरवाइज तो जनरली लोग पहले इन्वर्टर अपने घरों में जो UPS इन्वर्टर वगैरह लगाते थे उससे भी इलेक्ट्रिसिटी स्टोर की जा सकती थी, बट वो सिर्फ अपने लिए था, ओनर। Sale of transformers gone up rapidly in all kinds of transformers. Yes, yes. So what has been the main driver? Is it energy efficiency, or is it exports, means demand from the outside of India, or is it some other, the local transmission distribution increase that is happening within the country? So what is the main driver for this good growth in the transformer? मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बहुत लिमिटेड हुआ करते थे और चीज़ें ऑटोमेटेड उतनी ज़्यादा नहीं थी। तो जैसे जैसे मार्केट में ऑटोमेशन आएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी। डिमांड पहले भी थी, बट उस समय उतना ज़्यादा जनरेशन नहीं था। जैसे आज हम जनरेशन की बात अगर थोड़ा सा समझें तो पहले क्या था कि जो जनरेशन था वो या तो आपका हाइड्रो पावर जो वाटर की मदद से किया जाता था, या कोल माइंस वगैरह जो होती थी जिसमें हम लोग थर्मल पावर प्लांट से जनरेशन करते थे। उसके बाद नया एक बीच में इंट्रोड्यूस हुआ जिसे हम लोगों ने विंड पावर का नाम दिया, पवन चक्की वगैरह, उससे हम लोग जनरेट कर पाते थे। फिर उसके बाद आज की डेट में एक सोलर ऐड हो गया है जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलप हो रहा है, जिसमें हम लोग फ्लोटिंग भी लगा रहे हैं, रूफ टॉप पे भी लगा रहे हैं, ग्राउंड माउंटेड भी लगा रहे हैं। साथ में एक और है जो हम बायोगैस से भी कह सकते हैं, जिसमें कि हम लोग गार्बेज का या जितना भी वेस्ट निकल रहा है उसको जला करके स्टीम पैदा करके एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। और इसके अलावा एक और है जो बहुत नॉमिनल से कंट्रीब्यूट करता है, जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो बेसिकली ये जैसे जैसे इन पावर प्लांट्स का डेवलपमेंट बढ़ा, तो जब इन लोगों का जनरेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग हुआ तो इनको उस जनरेशन को सेल करने के लिए बट नेचुरली कि ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि जहाँ पे जनरेशन है वो एक गांव का एरिया होगा या ओपन एरिया होगा। अब वहाँ पे वो जनरेट करके उसको कहीं ना कहीं सिटी में ट्रैवल कराएंगे, उसके बाद उसको लगाएंगे, तो वहाँ पे ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट बढ़ी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जितने भी हैं जो डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल में यूज़ हो रहे हैं, इनकी लाइफ 15 से 18-20 साल होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। और जितने भी पावर ट्रांसफार्मर है इसकी लाइफ 25-30 साल है, बहुत ज़्यादा खींच लेंगे तो 35 साल, अदरवाइज उससे पहले वो बोल जाते हैं। तो अब अगर हम देखेंगे पुराने टाइम में तो जहाँ जहाँ सेटअप लगे थे तो एक तो वो बदल रहे हैं, दूसरी बात जहाँ जहाँ नए सेटअप लग रहे हैं तो वहाँ पे सब ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट आ रही है। तो इस वजह से मार्केट में ट्रांसफार्मर की डिमांड इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। उसके बाद गवर्नमेंट क्या कर रही है कि उसका जैसे हर घर बिजली अभियान चल रहा है, या गवर्नमेंट ने और कई सारे अभियान चल रहा है, जैसे RGGY
स्कीम आई, अभी REC चल रहा है। तो इस स्कीम के तहत उन्होंने क्या करा कि जितने भी गांव में लगे हुए थे ट्रांसफार्मर, उन्होंने डिसाइड करा कि जहाँ पे पोल पे 100 kV लगाए, हटा करके हम 200 लगाएंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो स्कीम्स वगैरह आई मार्केट में, इन्होंने इसकी डिमांड को एकदम से फैला दिया, क्योंकि जहाँ भी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा सर, वहाँ पे पहले पावर ट्रांसफार्मर ज़रूर लगेगा, क्योंकि एक सब स्टेशन बनेगा, देन आगे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की डिमांड मार्केट में गवर्नमेंट रेस कर रही है, दैट्स मीन पावर ट्रांसफार्मर ऑटोमेटिकली डिमांड में आ जाएंगे। और यही रीज़न है कि मिली जुली जो डिमांड है मार्केट में, वो दोनों ट्रांसफार्मर की है। अब साथ में थोड़ा सा इसमें हम एक चीज़ और एड ऑन करते हैं सर, ये तो वो हो गई जो कंपलसरी डिमांड है। अब कई बार क्या होता है कि कोई बहुत बड़े एरिया में फैली हुई इंडस्ट्री है, उनके यहाँ पे एक पावर ट्रांसफार्मर लगा है जो 33 को 11 में कन्वर्ट कर रहा है, एंड एक और ट्रांसफार्मर लगा है जो 11 को 433 में कन्वर्ट कर रहा है, और उनका काम चल रहा है। बट उन्होंने एक ऐसी मशीन लगाई जो कि ऐसी जगह पे इस्टेब्लिश है जिसका डिस्टेंस उनके ट्रांसफार्मर से मान लीजिए कि 500 मीटर है, 600 मीटर है। तो वहाँ पे उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे जो वायर में सप्लाई ट्रेवल कर रही है वो लो वोल्टेज की है, राइट। अब लो वोल्टेज के केस में उन्हें ये दिक्कत आएगी कि एंड पॉइंट पे जहाँ पे सप्लाई पहुँच रही है वहाँ पे न्यूट्रल ड्रॉप होगा, क्योंकि वोल्टेज को तो आप रेगुलेट कर सकते हैं, सर्वो स्टेबलाइजर लगा देंगे, लेकिन न्यूट्रल एक ऐसा सोर्स है जिसको आप रेगुलेट नहीं कर सकते, उसे सिर्फ आप क्रिएट कर सकते हैं। ज़्यादा दूरी पे आप न्यूट्रल लेके जाएंगे, वो ड्रॉप होकर खत्म हो जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा न्यूट्रल में सप्लाई आनी बंद हो जाएगी। तो वहाँ पे फिर एक ट्रांसफार्मर लगता है जिसको हम लोग आइसोलेशन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। उसमें क्या है कि दोनों तरफ इनपुट आउटपुट कॉमन रहेगा। जैसे अभी हमने बताया था कि पावर ट्रांसफार्मर के केस में 11 kV 33/33 है, तो वैसे डिस्ट्रीब्यूशन में 415/415 हो जाएगा, और वो RYB को इनपुट करेगा और RYB के साथ न्यूट्रल वहाँ पे स्पेसिफिक बना के देगा। तो वहाँ पे जो न्यूट्रल पीछे से आ रहा है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उस प्रोडक्ट के साथ स्पेसिफिक न्यूट्रल वहीं पे मिल जाएगा। तो ये बहुत सारे रीज़न है जिन्होंने ट्रांसफार्मर की डिमांड को मार्केट में इंक्रीज़ करा है। अब इसमें छोटे बड़े सारे ही ट्रांसफार्मर हैं। उसके बाद आज की डेट में जितने भी ये सोलर प्लांट बहुत तेज़ी से लग रहे हैं, हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, या हम लोग इसका बात कर रहे हैं, ज़ीरो एमिशन की बात कर रहे हैं, या डिकार्बोनाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो इसमें जितना भी जनरेशन है, क्योंकि देखिए हर जनरेशन को एक समय मतलब एक होता लिमिटेशन आ जाती है। जैसे हाइड्रो पावर है, जहाँ जहाँ नदियाँ नहरें वहाँ पे सब जगह डैम बन गए, अब जब जगह नहीं बची तो डैम कहाँ बनाएंगे। सेम चीज़ है कि थर्मल में अगर हम बात करें तो थर्मल का जो प्रोसेस है बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का, उसमें क्या होता है कि कोयले को जलाया जाता है, उससे जो स्टीम निकलती है उससे जो प्रेशर क्रिएट होता है उससे टरबाइन वगैरह को रन करते हैं। तो वहाँ कहीं ना कहीं जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो हमारे इकोसिस्टम को या एनवायरनमेंट के लिए इफेक्टिव है, तो इसीलिए थर्मल प्लांट को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया गया। हालांकि हाइड्रो पावर में ये दिक्कत नहीं है ना। तो इसी वजह से आज की डेट में जो रिन्यूएबल एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी के नाम से जिसको हम जान रहे हैं, या स्मार्टर वे में हम कुछ भी बोल दें, तो वो हमारे पास क्या आ रही है, सिर्फ सोलर की आ रही है, क्योंकि उसमें सनलाइट को हम लोग कैप्चर कर रहे हैं, या फिर हमारा विंड में आ जा रहा है, उसमें हम लोग नेचुरल एयर को की मदद से टरबाइन को ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसी वजह से जहाँ भी इस तरीके के सेटअप से लाइट जनरेट हो रही है, वहाँ पे जो जनरेशन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ LT में हो रहा है, वो ST में नहीं हो रहा है। और जब वो LT में जनरेशन होगा तो आप LT को कहीं भी शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, आपको सबसे पहले उसे ST में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप उसको आगे ट्रांसमिट कर पाएंगे। अब एक और चीज़ है ट्रांसफार्मर के बढ़ने का रीज़न, जैसे आपके पास मान लीजिए 132 की लाइन है, तो आप उसे डायरेक्ट 433 में नहीं कर सकते। आप पहले 132 से 33 या 11 में करेंगे, देन आप उसे 433 में करेंगे। जैसे आज की डेट में अगर हम बात करें कि कथुआ जो अपनी एक जगह जम्मू एंड कश्मीर का जो एरिया है, यहाँ पे अभी बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट चल रहा है, तो वहाँ पे जो लाइन अवेलेबल है वो 66 kV क्लास की है। अब अगर आप मार्केट में एक रिक्वायरमेंट प्लेस करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर चाहिए 66 kV का, तो मोस्टली लोग आपसे बोल देंगे जी ये बनता नहीं है, क्योंकि IS में इसकी कोई गाइडलाइन नहीं है। क्यों नहीं थी? क्योंकि पहले मार्केट में 66 की लाइन अवेलेबल नहीं थी जस्ट फॉर यूज़। ओके, अब क्योंकि जम्मू जो है वो पहाड़ों पर है, तो वहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इजीली जनरेट हो पाती है, NHPC के बहुत सारे प्लांट हैं। तो वहाँ पे क्या है कि जहाँ जनरेशन सिस्टम है, वहाँ पे वो जनरेशन सिस्टम को जब आगे शिफ्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे 66 kV की लाइन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो आज की डेट में हम लोग जैसे जम्मू में दे रहे हैं, तो हम लोग 66/433 kV का ट्रांसफार्मर बना के दे रहे हैं। प्रैक्टिकली अगर देखें तो 66 से या तो आप 11 कीजिए या 33 कीजिए, फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन लगाइए, तो यहाँ पर आपको 2 ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ी। तो इसी तरीके से है कि बड़ी रेटिंग में अगर हम जाएंगे और आपका कोई बड़ा प्लांट है, तो आपको वहाँ पे एक ही वोल्टेज को डिफरेंट लाइन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टी ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर तेज़ी से डिमांड में आ रहे हैं। उसके अलावा एक और फैक्टर है जो आपका अभी EV सिस्टम आ गया, चार्जिंग स्टेशन जितने भी बन रहे हैं, तो वहाँ भी जो हम लोग चार्जिंग सेटअप प्रोवाइड करा रहे हैं, वहाँ भी ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट है। बाकी जितना भी ऑटोमेशन है वो सारा ट्रांसफार्मर और एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी के बेस पर ही ऑपरेट हो रहा है।